हाय बच्चे, स्वागत है आप लोगों का आज के डिस्कशन में। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। और बच्चे, बार बार मैं बता रहा हूं, सुबह का समय जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं डेली क्लास लेकर के आता हूं आपके सामने। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। कितनी फोकस दूरी है? तो 10 सेंटीमीटर है। और तथा वस्तु की अवतल दर्पण से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? बच्चे, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए, जैसे ही अवतल दर्पण आए आपको तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। U का मान निगेटिव होगा, और F का मान ऑलवेज टू बी निगेटिव होगा, और V का मान क्या होगा? तो बच्चे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है। और जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु यहां रखा हुआ, बेटा ये देखिए, ये फोकस दूरी हो गया 10 सेंटीमीटर, और यहां वस्तु रखा हुआ है, रख दीजिए इसको। और जब भी ये प्रतिबिंब बनेगा तो आपको पता है कि जब भी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बच्चे, ये चला प्रकाश की किरण, ये चला प्रकाश की किरण एक फोकस से गुजर गया और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। यहां देखिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। तो बच्चे, कहां प्रतिबिंब बनेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, ये मैंने फिगर भी खींच करके आपको बताया है, याद रखना है इसको। अब क्या कर, क्वेश्चन बनाना तो एकदम आसान है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो 1/v दर्पण सूत्र लगा रहे हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आपको यहां से क्या निकालना है? तो बच्चे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो यहां से निकालना है आपको क्या? प्रतिबिंब दूरी, 1/v निकालना है। तो 1/v निकालना, लीजिए देखिए क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1/, यहां देखिए माइनस 1/10 हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी आपको कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए मैंने माइनस कर दिया। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो 1/15 हो गया। तो बच्चे ये देखिए कितना आसान है। 10 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा एलसीएम। 5 दूनी 10, 5 या 15, 3 दूनी 6, 5 30 हो गया, 30 आ गया आपका एलसीएम। 10 या 30 माइनस 3 और 15 दूनी 30 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा? माइनस 1/30। और ठीक है, आपको भी का मान कितना आ जाएगा? तो माइनस 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और भी अगर निगेटिव होता है अवतल दर्पण में, तो भी अगर निगेटिव हो जाएगा अवतल दर्पण में, तो आपको पता है अच्छे से क्या होगा? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो एकदम याद रखिएगा बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखना है इसको। तो कहां पर है? तो ये देखिए 30 सेंटीमीटर है, तो आंसर हो जाएगा क्या? 30 सेंटीमीटर। तो एकदम आसान है निकालना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भी क्या है, यू क्या है, ये सब पता होनी चाहिए। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण में अगर भी निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए। बच्चे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, वस्तु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष क्या होगा? बच्चे, वायु के सापेक्ष, यहां देखिए वायु के सापेक्ष कांच, तो ये देखिए ऐसे हम लिखते हैं। और कांच हो गया, ये एयर हो गया, एयर के सापेक्ष कांच का, तो कांच का म्यूजी अब बटा क्या होता है? म्यू ए होता है, ध्यान में रखिए बच्चे, ठीक है। सापेक्ष बोल रहे हैं, यानी आपको जब भी लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि जिसका निकालना है उसको बाद में, जिसके सापेक्ष है। यहां देखिए क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? तो ऑफ ग्लास। किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास। किसका निकाल रहे हैं आप? तो ग्लास का निकाल रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ग्लास को ऊपर रखा, एयर को उसके रेस्पेक्ट में नीचे रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको जस्ट अपोजिट कर रहा है, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका? तो कांच के सापेक्ष एयर का निकालना है। तो बेटा जस्ट इसका क्या होता है, आपको मैंने बताया है कि म्यू, जिसको लिखना है ऊपर, देखिए म्यू ए का निकालना है, एयर का निकालना है, बटा क्या हुआ? म्यू जी हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अगर 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चे कि
कि आपको एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, एयर कहते हैं आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक किसके अपेक्षा, एयर की अपेक्षा, और आपको ग्लास का अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा, एयर की अपेक्षा। ये देखिए, ठीक है, आपको ग्लास का अपवर्तनांक एयर की अपेक्षा और एयर का अपवर्तनांक ग्लास की अपेक्षा, दोनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होगा। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दोनों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये बातें याद रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर ने क्या कहा। बेटा मैंने क्या कहा कि देखिए, अगर ग्लास का अपवर्तनांक आपको निकालना हो, जिसका निकालना है, ठीक है, उसको रखेंगे बाद में, जिसकी अपेक्षा निकालना है उसको रखेंगे पहले, और क्या करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये देखिए। और आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे एयर को, नीचे ले जाएंगे ग्लास को। तो ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए बच्चे क्या हो जाएगा आंसर, तो 2/3, देखिए 2/3 है तो आंसर हो जाएगा। तो है तो बड़ा छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको कंसेप्ट इसका पता होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट पता नहीं है तो आपसे बड़ी दिक्कत होगी बच्चे, नहीं बनेगा सवाल। पता नहीं क्या लाइव में क्या प्रॉब्लम हो गया। जरा देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 2/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। जस्ट एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको जब मैंने आपको बताया वायु के सापेक्ष जल, देखिए बच्चे, वायु के सापेक्ष जल, जल का अपवर्तनांक है किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, कोई बात नहीं है। कांच तथा कांच के अपवर्तनांक, बच्चे वायु के सापेक्ष कांच, तो वायु के सापेक्ष, ये पहले लिख लीजिए 4/3। अब क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, यहां देखिए कांच का ग्लास कर लेते हैं, बराबर कितना है, तो 3/2 है बेटा, 3/2 है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि आपको निकालने के लिए, दोनों का अपवर्तनांक निकालने के लिए बोल रहा है क्या, कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बच्चे जल के सापेक्ष कांच का निकालना है, और किसके सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष। अब देखिए ऊपर जाना चाहिए, ये देखिए ये म्यू जी अब बटा म्यू ए, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा, तो म्यू डब्ल्यू बटा क्या, म्यू ए। तो ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए ग्लास, तो ये देखिए ऊपर आना चाहिए ग्लास, तो क्या करेंगे, ए म्यू जी, ठीक है, ए म्यू जी। अब बटे अगर कर लेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, आपको लाना है क्या, आपको लाना है क्या, तो ये लाना है, आपको क्या लाना है, तो म्यू जी अब बटे म्यू डब्ल्यू लाना है, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू लाना है। बेटा अब देखिए ए म्यू जी, ठीक है, ए म्यू जी बटे अगर कर लेते हैं, ठीक है, आपको ए म्यू डब्ल्यू, ध्यान दीजिएगा बेटा, ए म्यू डब्ल्यू कर लेते हैं, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, तो ये तो निकल गया ए म्यू जी, कितना है ए म्यू जी का वैल्यू, तो 3/2। हाँ, आपको ए म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, तो ए म्यू डब्ल्यू, तो बच्चे ए म्यू डब्ल्यू कहाँ है, तो ये देखिए ये 4/3, ठीक है, 4/3, ये देखिए इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3/2, और ये देखिए गड़बड़ कर दिया है, 4/3 होना चाहिए था, ठीक है, 4/3 होना चाहिए था, तो बच्चे ठीक है 4/3 होना चाहिए था। तो ये तो आपको आंसर मिल गया, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका ये सही है या नहीं है। तो सही है, कैसे सही है, तो जी म्यू जी बटा क्या किए, म्यू डब्ल्यू। जरा इसको काट के देखिए आप, ठीक है, ए म्यू जी, तो ए म्यू जी में मैंने क्या कहा था कि देखिए म्यू जी को, तो ए म्यू जी में कहा था म्यू जी को ऊपर रखिए बटा म्यू ए, और इनटू क्या कर दीजिए, क्योंकि पलट दिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, म्यू ए अब बटा क्या, म्यू डब्ल्यू। तो बेटा इसको काट दीजिए, देखिए आया म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू, तो 3/2 बटा 4/3, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। बेटा ये सब एकदम बेसिक कंसेप्ट है, आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको सवाल गलती बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई प्रकाश 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है, अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो आपतन कोण का मान होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। यहां देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है तथा माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है बच्चे। ये देखिए, ये हमने क्या कहा, ये प्रकाश की किरण यहां से, ठीक है, आपतित हुई, तो ये क्या हो गया, आपतन कोण आई हो गया, आपतन कोण आई हो गया। बेटा एकदम ध्यान रखेगा, ठीक है बच्चे लोग,
ठीक है, मैं ऐसा कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कि आपको बेसिक से जोड़ करके बता रहा हूं, आपको कभी ठीक है किसी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप लगातार रेगुलर यहां पर बने रहे तो मजा आएगा बेटा। चलिए यहां देखिए आई हो गया। अब क्या हुआ कि ये बोला कि 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक 2 है, तो अपवर्तनांक क्या कीजिए, म्यू बराबर साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है बेटा। साइन आई बटा क्या होगा, साइन आर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको निकालना है साइन आई निकालना है, साइन आई बराबर क्या होगा, तो म्यू इंटू साइन आर। देख लीजिए क्या, ठीक है, मैंने कल भी आपको एक सेट के डिस्कशन में बताया था कि देखिए म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, ये ध्यान में रखेगा। म्यू बराबर क्या होता है, तो बच्चे म्यू बराबर होता है, एक और चीज मैं बताया था, सी बटे वी, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए म्यू बराबर होता है रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई बटे एपेरेंट डेप्थ होता है। तो इतनी चीजों को अगर ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। जरा इसको देखिए, ये आसान क्वेश्चन कैसे बन गया, तो म्यू इंटू साइन आर। तो बेटा अब म्यू का वैल्यू कितना है, तो म्यू का वैल्यू है 2, और देखिए क्या हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना है 2 है, और साइन 45 बेटा साइन 45 का मान हो जाता है कितना, तो 1/√2, तो 2 गुना 1/√2। अब क्या करेंगे, ऊपर में √2 गुना कर देंगे, नीचे में √2 गुना कर देंगे, ये कट गया, क्या बचा, तो √2 बचा। यानी साइन ठीक है आई बराबर क्या हो गया, √2 हो गया। साइन आई बराबर क्या हो गया, √2। तो आपतन कोण के साइन का मान क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा बच्चे। तो ये √2 हो गया, लेकिन साइन में वैल्यू दिया हुआ है, किसमें, साइन। अगर हम आई निकालना चाहे तो आई बराबर साइन इनवर्स √2 होगा, साइन इनवर्स √2 हो जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि म्यू बराबर साइन इनवर्स √2 होता है। तो आपतन कोण का मान हमेशा साइन में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको बार बार। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और गड़बड़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम डायरेक्ट भी बना लेते कि अगर आपको साइन आई निकालना है तो क्या करेंगे, म्यू इंटू साइन आर कर देंगे, तो धड़ाक से निकाल लिया जाएगा। तो बच्चे एकदम याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। निम्न में से कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगा, जब भी प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगा, देखिए बच्चे फोकस से गुजर रहा है, लेंस पर क्या हो रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए प्रकाश की किरण ठीक है, 2 ही अर्थ में आपको क्या हो सकता है, ये हो सकता है, एक प्रकाश की किरण आपको क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा और ये वापस फोकस से होगा, और अगर एक प्रकाश की किरण फोकस से गुजरे तो ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा बच्चे। तो ये देखिए फोकस से गुजरेगा तो ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है आरेख में, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा आरेख देखते हैं, दूसरा आरेख देखते हैं बेटा, यहाँ देखिए दूसरा आरेख, ये देखिए मैंने क्या बताया अभी, ठीक है, मैंने बताया कि देखिए जब भी प्रकाश की किरण गुजरेगी तो क्या होगा, तो जब भी मैंने क्लियर किया था कंसेप्ट आपको, कैसा, ये देखिए ये है आपका क्या है, ये आपका आपको है, ठीक है, ये है आपका, जब भी आपको फोकस से गुजरेगा, ये देखिए ऐसा फोकस से गुजर रहा है, तो फोकस से गुजर रहा है, तो जब भी फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर होनी चाहिए प्रकाश की किरणों को। तो यहाँ देखिए बेटा ये प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो आपका ये आंसर एकदम क्लियर है, लेकिन और भी ऑप्शंस देखना पड़ेगा। तो ये देखिए प्रधान अक्ष फोकस कैसे गुजरेगा, नहीं बच्चे, ठीक है, जब भी आपको याद रखना है, जब भी ठीक है प्रकाश की किरण, ठीक है, आपको एक कंसेप्ट मैंने बताया कि प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो ये वापस फोकस से गुजरता है, ये ध्यान में रखिएगा। और जब आपको फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर होनी चाहिए इसको, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर इसी में है केवल, इसमें तो है नहीं। एक और ऑप्शन देखते हैं, एक और ऑप्शन होगा आपको, ठीक है, एक और ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ देखिए सी और डी। तो बच्चे ये क्या इधर मुड़ जाएगा, नहीं, ये ठीक है आपको अवतल लेंस नहीं है, अवतल लेंस रहता तब क्या होता, तो ये प्रकाश की किरण यदि अवतल लेंस में रहता तो क्या होता, यहां से मान लीजिए फोकस से गुजर रहा है तब ये ऐसे होता बेटा, ठीक है, ये अवतल लेंस तो है नहीं, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के कंडीशन में ये ऐसा नहीं होगा बच्चे,
ये देखिए यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए, ये भी ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने जो कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट पकड़ के रखिए, ध्यान दीजिए बच्चे। जब भी फोकस से गुजरेगा प्रकाश की किरण तो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। अब देखिए, ये देखिए, अब अगर प्रधान अक्ष के समानांतर हो तो ये कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये बातें याद रखिएगा। लेकिन अवतल लेंस के कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, ध्यान दीजिए बच्चे। अवतल लेंस के कंडीशन में मैंने क्या बताया कि अगर फोकस से ये देखिए लेंस पर आपतित हुआ तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, अपवर्तित हो जाएगा, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। देखिए एकदम डिफरेंट वे का प्रश्न है बच्चे। तो अगर प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो वो क्या होगा, तो कहां से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और प्रधान अक्ष के समानांतर होगा तो फोकस से गुजरेगा। तो ये कोरोलरी ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा, लाजवाब प्रश्न है बच्चे। यहां देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। नहीं पता हमको भी, हम देखते हैं लौह चूर्ण, लौह चूर्ण मतलब Fe, और उस पर फेरस क्लोराइड डाल दीजिए। बच्चे आपको पता है कि लोहा जो है क्या करेगा, तो फेरस से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड FeCl2 और ये देखिए फेरस क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। बच्चे आपको मैंने कई बार बताया है कि धातु, ध्यान दीजिएगा, धातु प्लस अम्ल जब आपस में जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, तो बच्चे ये देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यहीं पर पकड़ में आ गया। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोजन, गलत बात है, कोई अभिक्रिया नहीं, गलत बात है। आयरन लवण एवं जल बनाता है, ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर फेरस क्लोराइड और क्या बनाएगा, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा। ये कंसेप्ट है बच्चे, इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये कंसेप्ट है आपका, धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिए बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन, अच्छी बात है, HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले तो उदासीन करने के लिए HCl का मान कितना होना पड़ेगा। बच्चे आपको पता है कि 10, यहां देखिए HCl का निकालना है, 8 मिलीलीटर कितना को, तो 10 को कर रहा है, 10 को कर रहा है, 8 मिलीलीटर 10 को कर रहा है, यानी 10, ठीक है, 10 मिलीलीटर जो है, ठीक है, को उदासीन, 10 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, उदासीन करने के लिए, ध्यान दीजिए बच्चे, उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, तो 8 मिलीलीटर HCl चाहिए, 8 मिलीलीटर HCl चाहिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको 20 लेना है, 20 मिलीलीटर को उदासीन करने के लिए कितना चाहिए, तो जरा उस पर बात कर लीजिए, 8 बटे, ठीक है, 8 बटे 10 गुना 20, देखिए बच्चे क्या होगा, 10 दूनी 20 यानी 16 मिलीलीटर HCl चाहिए, 16 मिलीलीटर HCl चाहिए। बच्चे आपको पता है कि ये जो है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ध्यान में रखिए बेटा, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। और ये कॉस्टिक सोडा जो है आपको पता है प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है, ध्यान में रखिए बेटा, प्रबल क्षारक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस है, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस है। और HCl जो है, HCl इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो HCl को बोलते हैं ये, ठीक है, आपको म्यूरेटिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है बच्चे, म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है इसको। और यह आपको खनिज अम्ल है, खनिज अम्ल है, ध्यान में रखिएगा, खनिज अम्ल है। और जब, ठीक है, आपको क्षारक आपके किसके साथ, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह बना लेगा लवण और जल, लवण और जल बना लेगा, ध्यान में रखिएगा बेटा, लवण और जल बना लेता है, ध्यान में रखना है आपको। क्षारक जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये बातें याद रखिएगा, इसीलिए आपको मैंने सीधा सीधी बताया कि 10 मिलीलीटर NaOH को कितना
कितना चाहिए, 8 मिलीलीटर HCl चाहिए उदासीन करने के लिए। इसीलिए 20 मिलीलीटर को कितना चाहिए, तो 8/10 गुना क्या कर दीजिए 20, एकदम एक ही नियम से ये निकल गया। तो ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है। तो 1 सेकंड में बनने वाला सवाल है बच्चे, बहुत लाजवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होगा। तो बच्चे प्रबल अम्ल का जलीय विलयन, देखिए प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, तो प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। 3 कंसेप्ट है बच्चे। सबसे पहले खनिज अम्ल होगा, मिनरल एसिड होगा। मिनरल एसिड कौन होता है, तो जैसे HCl, जैसे आपको H2SO4, ये सब एसिड जो है आपको खनिज अम्ल है। पहला कंसेप्ट है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए पहला कंसेप्ट क्या है, खनिज अम्ल होनी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जल में ठीक है H+ आयन अधिक मात्रा में देगा। H+ आयन क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में देगा। जल में H+ आयन अधिक मात्रा में देता है, अधिक मात्रा में देता है, एकदम याद रखिए, अधिक मात्रा में देता है, याद रखना बेटा। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या है, कि जल में H+ आयन का मान बहुत अधिक दिया, और क्या है कि pH का मान आपको 0 से 4 के बीच हो। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा क्या क्या मैं कंसेप्ट कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। फर्स्ट क्या है, खनिज अम्ल हो। सेकेंड क्या है कि जल में H+ आयन अधिक मात्रा में दे, और pH मान किसके बीच हो, तो 0 से 4 के बीच में हो। तो यहां देखिए क्या होगा, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होगा, तो H+ आयन का मात्रा अधिक होगा। याद रखना बच्चे 3 कंसेप्ट, प्रबल अम्ल 3 कंसेप्ट, खनिज अम्ल होगा, जल में H+ आयन की मात्रा अधिक देगा, pH का मान 0 से 4 के बीच होगा। तो ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही अगर आते कि आपको निर्बल अम्ल तो जस्ट अपोजिट होता, क्या होता बेटा, तो निर्बल अम्ल की कंसेप्ट की बात करें तो निर्बल अम्ल में क्या होगा, पहला आपको कंसेप्ट क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। 3 कंसेप्ट पर बात कर रहे हैं हम लोग। निर्बल अम्ल में पहला तो ये क्या होगा, आपको कार्बनिक अम्ल होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, कार्बनिक अम्ल होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एसिटिक एसिड, एग्जाम्पल क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिएगा बच्चे, एसिटिक एसिड। फिर देखिए फॉर्मिक एसिड, ये सब क्या होगा, निर्बल अम्ल है, ठीक है। और जल में H+ आयन कम देगा, जल में H+ आयन क्या देगा, बहुत कम देगा, कम देता है। ध्यान में रखिए बेटा, कम देता है। और pH मान जो है आपको 4 से 7 के बीच होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, 4 से 7 के बीच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रबल अम्ल निर्बल अम्ल, ध्यान रखिए बेटा। प्रबल अम्ल खनिज अम्ल होगा, HCl H2SO4, जल में H+ आयन अधिक देगा, ठीक है, और pH मान 0 से 4 के बीच होगा। कार्बनिक निर्बल अम्ल में आइए, कार्बनिक अम्ल होगा एसिटिक एसिड, जल में H+ आयन, ठीक है, कम मात्रा में देता है, pH मान 4 से 7 के बीच होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, लाजवाब प्रश्न है बेटा। नेक्स्ट देखिए, यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो उसकी भूरी चमक धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है तथा उस पर एक हरे रंग की परत बन जाता है। तो बताइए ये क्या होगा बच्चे। तो आसान क्वेश्चन है बच्चे। जनरली क्या होता है कि कॉपर जब हवा में रहता है तो यह, ठीक है, आपको क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो कॉपर जब हवा में रहता है तो बच्चे कॉपर हवा में जब रहेगा तो यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करेगा, तो कॉपर हवा में जनरली ठीक है। तो बच्चे ये क्या होगा, तो जैसे ही हवा में गया तो ये क्या कर लेगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी आ रहा था। चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है, चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक क्या कर देगा, खो देगा। तो जैसे क्यों खोएगा, पहली बात ये आ रही है कि आखिर ये क्यों खोएगा ऐसा। तो बच्चे ये जनरली क्या होता है, कॉपर, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है। यहां पर, यहां देखिए मेरी बात समझिएगा, कॉपर हरा कलर का हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि कॉपर
फिर क्या, फिर क्या लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या लीजिए, तो ऑक्सीजन ले लीजिए, फिर क्या लीजिए, तो बच्चे जल लीजिए। तो ये क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, तो बेटा ये बना लेता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और एक और कंपाउंड बनाता है, इससे हरा रंग नहीं होता है, एक और कंपाउंड बनाता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चे, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो उसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। और ये देखिए, वायु में छोड़ दिए हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसके पास में, आसानी से वायु से ले लिया इसने, और ऑक्सीजन आ गया वायु से, और वायु में जलवाष्प अवेलेबल है बच्चे। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और यही कॉपर कार्बोनेट हरे रंग की परत बना लेता है, हरे रंग की परत बनाएगा बच्चे, हरे रंग की परत बनाएगा। यहां देखिए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड ये हल्का सा, ठीक है, हल्का सा क्या होता है बच्चे, ब्राउन कलर का होता है, हल्का सा लाल टाइप का कलर होगा इसका, लेते ब्राउन, रेडिश ब्राउन होगा बच्चे। यहाँ कॉपर कार्बोनेट, इसका भी कलर आपको क्या होता है, इसका भी कलर बैगनी होता है बच्चे। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू अगर 5S2 होता तो ये क्या होता, ब्लू विट्रियल, ब्लू कलर होता है, इसी का कलर हरा होगा, तो ये हरे रंग की एक परत बना लेता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आएगा आपसे। नेक्स्ट देखिए, कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड, बेरिलियम ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करता है। इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है बच्चे, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, ठीक है, जिंक, उसके बाद आपको लेड, उसके बाद बेरिलियम, ये सब जो है आपको क्या बनाता है, तो उभयधर्मी धातु का निर्माण करता है, उभयधर्मी धातु का निर्माण करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, उभयधर्मी धातु बनाता है, एकदम याद रखना आपको, उभयधर्मी धातु बनाता है, यानी यह अम्ल और क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करेगा। अम्ल क्षारक दोनों की भांति व्यवहार, क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करता है, दोनों की भांति व्यवहार करेगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की भांति व्यवहार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा आपसे, ठीक है, किसकी भांति व्यवहार करेगा, तो दोनों की भांति व्यवहार करता है। कुछ धातुएं जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लेड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइडों का निर्माण करता है। बच्चे यहाँ दो कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्या, कि धातु के ऑक्साइड कैसा प्रकृति, तो बच्चे धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय, और अधातु का ऑक्साइड कैसा प्रकृति, तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होगी अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय होता है। तो ये बच्चे याद रखनी चाहिए आपको कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ देखिए उभयधर्मी हो जाएगा, ये क्या होगा, उभयधर्मी होगा। बेटा पता नहीं आप लोग जो है पूरा क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चंस को जो है बार बार मैं बोलता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये ऑलरेडी डाल दिया जाता है, तो क्वेश्चंस रात में ही देख लीजिए, सुबह में डिस्कशन को देखिए। और कभी कभी क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे आज नेट का कभी आ रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाया, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि सर जो है निश्चित रूप से मंडे टू फ्राइडे में क्या करेंगे कि रिकॉर्ड करके भी डालेंगे। प्रायः हम लाइव रहेंगे, लेकिन यदि किसी तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो मैं रिकॉर्ड करके जरूर आपको वीडियो डलवा देता हूं बच्चे। तो बार बार इस क्वेश्चन को देखिए और देखिए सर ने क्या क्या यूज किया है बच्चे। 10 क्वेश्चन अपने में लाजवाब है और नए प्रकार का है बच्चे, नए तरह के मैं प्रश्नों को लेके आता हूं आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।